afternoon, everyone. Myself, CA Gopika Gupta from Seeker, and I welcome you all. And it's a great privilege to invite you, Dynamic CH, here. And especially, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Ankur Kumar Gupta, Chairman of ICI, for providing me such a wonderful opportunity. So, we are here for something very exciting and practical as well. Today, our topic for our webinar is Empowering Entrepreneurs, How to Leverage Central Government Subsidies and Grants, which is full of opportunities and where CH can play a vital role. So, which is not just when we think of about practical use, we have several opportunities about it. So, we have excellent company with us today. First of all, I would like to invite C. Ankur Kumar Gupta ji, who barely need an introduction and who is doing fabulous work and uh, taking all the activity, doing all the activities for the betterment of profession as his logo, like committed for the progress. So, and next one is CA Jayant Kumar Tiwari ji, Secretary of CIRC of ICI, which is currently not available with us. Then thirdly, we have prominent speaker for today, CA Piyush Ji Mittal, who have worked in various capacities in MSME central government departments like SBI, ICI, ICSI. So we have very vast knowledge to share with all of you. And then program coordinator, CA Ankush Ji Jain, Treasurer, CIRC of ICI. So before we dive into the topic, into the world of empowering entrepreneurs, with our beloved speaker, CA Piyush Ji Mittal, I would like to invite CA Ankur Kumar Gupta ji for the welcome speech. To थैंक यू speak गोपिका। few words. गोपिका Thank मैम, you. जी. जैसा कि आज हमारा ये 4 महीने हो गए हमको, 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में हमने हर वीक में हमने कोशिश की है एक वेबिनार करने की। कुछ पीरियड में हमने नहीं कर पाए ड्यू टू फिजिकल प्रोग्राम। कहीं ना कहीं ब्रांच में एंगेज रहते हैं या कहीं ना कहीं ब्रांच में हम प्रोग्राम करते रहते हैं साथ में को होस्ट के रूप में, को वर्किंग के रूप में। तो आज जो हमारा टॉपिक है सब्सिडीज, हम क्या है रेगुलर जो टॉपिक है इनकम टैक्स हुआ या जीएसटी हुआ, उनको उनसे अलग हटकर हम कोशिश कर रहे हैं कि मेंबर्स तक नई नई चीजें आए, जैसे सब्सिडीज, ग्रांट, आईपीओ, कैपिटल मार्केट या अदर जो सेक्टर है। जैसे अभी हमने डिजिटल एक्ट के बारे में भी समझा, जो नया एक्ट आया है उसके बारे में मैंने लास्ट वीक में हमने सेशन करवाए थे। और अभी एआई का काफी चलन चल रहा है, तो एआई में भी हमने कोशिश की है सबको इनकॉर्पोरेट करने की रेगुलर बेसिस में, वेबिनार के रूप में मेंबर्स तक। वेबिनार करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जहां गांव में जो मेंबर बैठा है, जहां ब्रांचेज नहीं है, वहां तक अपनी बात को पहुंचाना एक सीआईआरसी का ड्यूटी भी है हमारी एक, और हमारा दायित्व है कि हम लास्ट मेंबर तक जो एक बॉर्डर लाइन पे भी बैठे हैं, जहां मेंबर बहुत कम है, उन मेंबर्स को भी साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें बहुत सारी ना एनर्जी है, जो मेंबर हैं जो अच्छा स्पीच दे सकते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, जो हमने प्रोफेशन को आगे ले जाने में कदम तो एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, कदम टू कदम बढ़ा रहे हैं, सबके साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं वो लोग। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको वेबिनार के रूप में मार्केट तक लाने की, जिससे उनकी एक छवि बने, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो मेंबर भी पहुंच पाए। जैसे हम देखते हैं बड़ी ब्रांचेस में स्पीकर मिल जाएंगे आपको, छोटी ब्रांचों में स्पीकर नहीं मिलेंगे। तो हमारे एक मुहिम है कि छोटी ब्रांचों से हम स्पीकर नए बनाएं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक अपना नॉलेज शेयरिंग हो पाए। और जो अभी चीजें चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, उसमें ऑनलाइन के रूट से हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाँव में बैठे हैं, सीपी स्टडी सर्किल चला रहे हैं, जहां तक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की भी एक्टिविटीज हम मंथली एक कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज एक हम एक और कर रहे हैं, जो हमने इलेक्शन के दौरान हमने समझी कि मेंबर ये कहता है कि इलेक्शन के दौरान तो सब मेंबर आते हैं, हमको उनसे बात करते हैं, इलेक्शन के बाद में हमसे कोई अप्रोच नहीं करता। तो हमने एक स्कीम चला रखी है, संवाद से समाधान। तो हर मंथ मिड में, जैसे लास्ट हमने कल किया है 12 तारीख को, 12 अगस्त को हमारा कल हुआ है। हर मंथ में हम एक मेंबर्स के बीच में जाते हैं कि मेंबर्स की क्या क्या क्यूरीज है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम रेगुलर कुछ ना कुछ इनिशिएट ले रहे हैं। आपके भी मन में कुछ आए, आप सब लोग जुड़े हुए हो, आप सब लोगों के बीच में अगर कुछ आपको लगता है कि हम सीआईआरसी इस तरह से बेटर और कुछ कर सकता है, तो आपका सजेशन के लिए हम वेलकम है हमेशा। आपके
सामने खड़े हैं, कोशिश करेंगे कि उसको साथ में लेके आगे बढ़े आप सब लोगों को। इसी के साथ में मैं आप के जो हमारे स्पीकर है पीयूष जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाला है मेंबर्स के लिए, उसके लिए मेंबर्स के लिए। तो अपनी नॉलेज जो बताएंगे आज की डेट, आज का जो सेमिनार है उसमें कैपिटल ग्रांट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या क्या ग्रांटें मिलती है, गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट निकाल रखी है, एमएसएमई में जो सब्सिडीज है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सब्सिडीज है उसमें सेंट्रल लेवल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्सिडीज कुछ तो होती है स्टेट वाइज, तो स्टेट टू स्टेट गवर्न करती है। अपने रीजन में 7 स्टेट आते हैं, तो स्टेट वाइज भी हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे, बट मैक्सिमम हमारा जो कवरेज रहेगा वो सेंट्रल इंडस्ट्रीज के बारे में रहेगा, सेंट्रल जो सब्सिडीज आ रही है उसके बारे में रहेगा। और दूसरी ग्रांट, जो नए स्टार्टअप आए हैं उसको कैसे गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स बेनिफिट क्या दे रही है गवर्नमेंट उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे आज पीयूष जी के साथ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीयूष जी को कि उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला। और हमारे अंकुश जी भी कहीं बिजी थे कुछ उसमें पर्सनल वर्क में, तो आज फ्री होके मेरे को लगता है घर जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं। तो मैं उनको भी कहूंगा कि 2 शब्द बोल के मेंबर्स का उद्बोधन करें। जी सर, थैंक यू। रेस्पेक्टेड स्पीकर ऑफ टुडे सेशन सीए पीयूष मित्तल जी, जो कि जयपुर से हैं। हमारे वेरी डायनामिक चेयरमैन ऑफ सीआईआरसी अंकुर कुमार गुप्ता जी, धवल कोठारी जी सिकासा चेयरमैन। सर, आपके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं सर, वीडियो ऑन करिए। वो धवल कहीं सर, फंसे हुए हैं। सीए गोपिका गुप्ता मैम, जो कि मॉडरेटर है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का और जो भी मेंबर जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ सीआईआरसी की ओर से। और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्पीकर पीयूष मित्तल जी को और मॉडरेटर गोपिका मैम को कि उन्होंने अपना समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए, और इस जो मुहिम छेड़ी गई है हमारे चेयरमैन के द्वारा कि मेंबर्स को कैसे हम टाइम टू टाइम अवेयर करें और कैसे अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट करें छोटी जगह। तो उसमें आप लोगों ने अपना समय निकाला, धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या सब्सिडीज है, क्या क्या ग्रांट्स अवेलेबल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो इस टॉपिक के ऊपर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, कैसे हम इस पर्टिकुलर सब्सिडी को या ग्रांट को हमारे क्लाइंट्स के लिए ले सकते हैं, इन सब के ऊपर आज हमारे स्पीकर जो है वो 2 घंटे में बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। और जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया कि रेगुलर हम लोग फोर्टनाइटली जो एक प्रोग्राम करते हैं संवाद से समाधान, जिसमें अलग अलग इश्यूज आते हैं। कल एक बड़ा यंग मेंबर्स का एक सवाल था कि कैसे हम हमारी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, या कैसे जो है वो आजकल लोग बहुत कम आ रहे हैं प्रैक्टिस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, निश्चित ही आज के 2 घंटे के बाद कई मेंबर्स इससे फ्रूटफुल होंगे और अपनी प्रैक्टिस को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम हो पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ पुनः मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और ओवर टू गोपिका मैम, मॉडरेटर टुडे सेशन। Thank you so धवल much, सर, आप sir. भी, निवेदन है धवल सर, आपसे भी 2 शब्द सुने हम। Thank you so much, C. Ankur Kumar Gupta ji and C. Ankush ji Jain, for sharing such insight with us. All the activities which are going to be held, uh, we are really enlightened. And now I would like to request C. Piyush ji Mittal to speak few words. And before inviting him, I'm just amazed to see his profile. Like he has 13 years of experience in startup funding and subsidies of central and state government grants. And then he's a founder member of AVPM. So we are very excited to get enlightened by his knowledge. So over to you, CA Piyush Ji Mittal. Yeah, thank you, ma'am, and thank you, respected dignitaries, also my colleagues. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज अपना जो मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कैन आई शेयर द स्क्रीन जस्ट या मैडम, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? Yes. या ओके। तो गाइज, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, ताकि ताकि आप क्लियर हो जाए कि एक बहुत अच्छा जो क्वेरी था यहाँ पे अंकुश जी ने बोला कि भाई कि जो न्यू चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए क्या स्कोप है इन फ्यूचर।
तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट सिंस 2012 जब मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, मेरा सीए कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तब से मैं इसी प्रोफेशन में आ गया। क्योंकि मुझे प्रोफेशन इतना समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है ये आगे आने वाले 40 साल तक भी ऐसा प्रोफेशन है। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है कि भाई सब्सिडीज है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कभी खत्म नहीं होगा। यानी ये अनलिमिटेड है कि आप कितने, जितना इंडिया के अंदर कहते हैं कि बिजनेस का स्कोप एनहांस होता जाएगा, उतनी ही इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लास्ट सिंस 2012 आई एम टेकिंग द फैकल्टी ऑफ, आई एम टेकिंग लेक्चर ऑफ द एमएसएमई गवर्नमेंट डीआई डिपार्टमेंट, आल्सो एनएसआईसी, केवीआईसी एंड डीआईसी अदर डिपार्टमेंट आल्सो। और मैं अपना जो मैंने कि मेरे को आपके पैशन था, मेरे को 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पैशन था कि मैं गवर्नमेंट में कैसे स्पेसिफिकली फंडिंग का काम कर सकता हूँ, किस तरह से मैं गवर्नमेंट में सब्सिडीज में डील कर सकता हूँ, और बहुत डीपली डिटेल के साथ। और एक था मेरा एक्सपोर्ट करने का। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करने के चक्कर में मेरा अपना सीएचए को कस्टम हाउस एग्जाम एग्जाम होता है हमारा, जो हमारा सीबीआईसी कंडक्ट कराता है, तब मैंने वो भी दे डाला कि मैंने कहा देखते हैं यार कैसे। और किस्मत से वो मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ। बट इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स अलग होते हैं कि भाई आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप साथ में नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं बहुत ही प्रैक्टिकली अपनी जो मेरी रनिंग है और मेरी इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मोस्टली ऑफ इसके अंदर जो हमारी इस वेबिनार में चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। तो वी विल ट्राई कि हम लोग कैसे आपको उस इंफॉर्मेशन तक आपके पास पहुंचा सके। और काफी कोशिश है कि सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो अंकुश जी ने बोला कि पीयूष जी की आप कोशिश कीजिएगा कि कितने मेंबर्स तक है। मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये चार्ट आप देखिए पहले। गाइस स्क्रीन आपको दिख रही है, ये सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोगों ने आपके लिए तैयार किए हैं। ये हम लोग कहते हैं कि सिर्फ सब्सिडी एमएसएमई डिपार्टमेंट्स ही देते हैं, ऐसा नहीं है। ये ओनली एमएसएमई की सब्सिडीज हैं। कितनी सब्सिडीज हैं? 23 सब्सिडीज हैं। इसके बाद हम जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है? गोपिका मैम मेरी स्क्रीन आपको इजिली विजिबल है? यस, थोड़ा सा है ना, बता दीजिएगा अगर कहीं भी कोई इश्यूज हो तो। ये मिनिस्ट्री बिल्कुल। ऑफ टेक्सटाइल है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की देखिए ये सारी सब्सिडीज दिख रही हैं आपको, दिख रही है कहीं? इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये सारी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की सब्सिडीज हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। ये सारी की सारी सब्सिडीज किसकी हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की है। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये सारी सब्सिडीज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, जिसमें काफी बड़ी बड़ी ग्रांट्स आपको इसमें दी जाती हैं। इवन यहाँ तक आप देख चाहिए खत्म ही नहीं हो रही है, 24, 25, 26 सब्सिडीज इसके अंदर है। इसके बाद बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इसके अंदर भी काफी अच्छी सब्सिडीज हैं, और इवन अब तो पीएलआई स्कीम भी है जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप अगर किसी, हम बात करेंगे टायर 1 सिटी या टायर 2 में भी कई कई बड़ी इंडस्ट्री जो सेटअप है, उनके लिए पीएलआई की बात करते हैं, जो कि बहुत फेमस है। मैं थोड़ा सा अभी अपडेट भी आपको दे देता हूँ इसके साथ में। अभी 8 अगस्त 2025 को एक नई पीएलआई इशू हुई है। यह टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल सेक्टर को इन्होंने पीएलआई इशू की है, जिसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त। तो अगर आपका कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड क्लाइंट है जिसका थोड़ा अच्छा टर्नओवर है, हम बात करें तकरीबन 250 करोड़ से ऊपर की, तो आप ऐसे क्लाइंट के लिए पीएलआई दिला सकते हैं, जिसकी रेट है 11%। यानी कि जितना वो प्रोडक्शन करेगा उसके लिए उसका 11% का आपको पीएलआई स्कीम में आपको सब्सिडी ग्रांट दी जाएगी। अब बात करते हैं हम अदर और की। तो आप देख पा रहे हैं ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं और बात करूं तो ये तो मैंने सिर्फ वो इंडस्ट्रीज ली है, बाकी और भी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मैंने यहाँ पे कवर ही नहीं की है। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। तो अब बात करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने आपके लिए सब्सिडी का तैयार किया है। मैंने मोस्टली जितनी सब्सिडीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सब्सिडीज ही कवर की हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडीज हैं इसके अंदर हम बात करते हैं, पीएलआई की स्कीम है, एक है सीईएफ पीपीसी स्कीम है, वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज स्कीम है, एससी एसटी के लिए क्या स्कीम है, स्टेट वाइज सब्सिडीज कौन कौन सी हैं, और एक है एमएससी सीडीपी, एक एमएसएमई सब्सिडीज हैं। गवर्नमेंट की अदर और कौन कौन से सब्सिडी फाइनेंस है जो इससे जुड़े हुए हैं सब्सिडीज के साथ में, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ग्रांट कौन कौन से हैं, और एक्सपोर्ट से जुड़ी कौन सी सब्सिडीज हैं। तो कोशिश यही है कि मैं स्टेट पे कम फोकस करूंगा। स्टेट के लिए मैंने सिर्फ एक ही स्लाइड रखी है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगा कुछ कुछ स्टेट्स का, बट हम लोग फोकस पूरा सेंट्रल स्कीम्स पे रखेंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पीएलआई यानी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएलआई के अंदर
हमें जो ग्रांट दी जाती है वो आपके प्रोडक्शन के बेसिस पे दी जाती है। तो राइट नाउ अभी जो पीएलआई स्कीम जो करंटली चल रही है, जो भी स्टार्टेड अकाउंटेंट्स अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए वर्किंग करना चाहते हैं, वो टेक्सटाइल लाइन में काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें फंड रिलीज हुआ है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ट्रम्प पॉलिसी। जो ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर चल रही है इंडिया के साथ, राइट नाउ जो यूएसए ने इंडिया पर 50% यानी 50% के जो टैरिफ्स लगाए हुए हैं, मोस्टली ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये दो कॉमन फोकस ऐसे सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनके ऊपर यूएसए ने टैरिफ बहुत ज्यादा इंपोज किए हुए हैं। इससे कि एक्सपोर्ट क्या क्या हो गया है, ऑर्डर्स खत्म हो गए हैं, डाउन हो गए हैं। तो उस कारण से गवर्नमेंट ने वापस से कहीं ना कहीं इन एक्सपोर्टर को रिवील करने के लिए अभी टेक्सटाइल में तो शुरुआत कर दी है। एक मैं आपको बहुत बड़ा अपडेट और देना चाहूंगा इसके साथ में, कि कोई कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, प्लीज अपने नोट डाउन करके रखिएगा। ओके। तो एक बीच में मैं आपको और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, एक 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी एक्सपोर्टर्स को भी दी जाती है। तो वो भी जल्दी से ही चालू होने वाली है, क्योंकि वापस से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो, क्योंकि सब्सिडी बीच में इसको इंटरेस्ट इंक्युलाइजेशन स्कीम के नाम से बोला जाता है, वो वापस से भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल और एपीआई जो आर्टिफिशियल अपने फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके अंदर 3 से 10% की, यानी दोस्तों ये सब्सिडी कैसे मिलती है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। आपकी मान के चलिए कि अभी एग्जांपल में प्रैक्टिकल बात करूं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर दो कैटेगरीज बांटी हैं, स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और बिगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। ऑब्वियसली बड़ों के लिए थोड़ा ज्यादा रेट है, उसमें 15% की रेट मेंशन की है। और जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ के आसपास या सौ ऊपर है, या उनका इन्वेस्टमेंट इतना ही अमाउंट उसमें मेंशन है, उतनी से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्लांट एंड मशीनरी में, तो ऐसे केस के अंदर उनको 11% से शुरुआत की जाती है। ये टोटल 5 साल के लिए दी जाती है। एक बार जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको यह परसेंटेज पर 1% पर ईयर रिड्यूस होती है। जैसे कि हम बड़े की बात करें तो मान के चलिए उसके अंदर 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, या छोटे हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 250 करोड़ रुपए मिनिमम आपका टर्नओवर एग्जाम्पल लिमिट है। तो उसमें आपको पहले साल में जो आप पूरा टर्नओवर आपने अचीव किया है उसका पूरा परसेंटेज यानी कि 11% दिया जाएगा। फिर एक एक परसेंट हर साल कम होते होते 5वें साल में 7% तक ये रेट आ जाती है। तो आपके सामने ऐसे करके मैंने यहाँ पे 8 सेक्टर लिए हैं, लेकिन ये टोटल 13-14 सेक्टर के आसपास हैं जो अभी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी यह है कि जिस भी सिटी में आप रहते हैं, चाहे वो कि टायर 2 हो या टायर 3 हो, आप टायर 1 सिटी के कस्टमर्स के लिए भी ये काम कर सकते हैं। और काफी अच्छा सेगमेंट है। इन्वेस्ट इंडिया करके एक साइट है गवर्नमेंट की, उसके उस पर आपको काफी ज्यादा अच्छी से इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो आप वहां जाकर भी इसकी डिटेल ले सकते हैं, और काफी ब्रीफ, और कहेंगे कि अगर आपको सच में इन पे काम करना है, रिसर्च करनी है, नॉलेज गेन करना है, तो आप उस साइट पे जाके काफी कुछ एनहांस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले सेक्टर की। तो अगला सेक्टर है हमारा CEFPPC। दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर यही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी एक डिपार्टमेंट है मोफी करके, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मोफी करके डिपार्टमेंट है। अभी राइट नाउ जस्ट मैं बात करूं तो करीबन 1 महीने पहले ही एक एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर करके स्कीम आई थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जनरली मैंने आपको शुरुआत के तौर पर बताया था कि जनरली हम लोग सब्सिडीज में काम करते हैं, रिप्स में करते हैं, या हम एमपी की बात करें तो एमपी इन्वेस्ट की जो स्कीम चलती है, यूपी की बात करें तो यूपी इन्वेस्ट की, हरियाणा की आपकी हुडको, जो भी स्कीम चलती हैं। तो ऐसी हम लोग ऐसे अगर बात करें तो इन स्टेट की स्कीम के अलावा सेंट्रल की स्कीम को हमको लगता है कि ले दे के सिर्फ दो कुछ ही स्कीम होती हैं। जैसे पीएमईजीपी लोग सोच के रह जाते हैं कि पीएमईजी अपने आप में एक स्कीम है। एक स्कीम पहले चला करती थी, CLCSS, कैपिटल लिंक क्रेडिट सब्सिडी स्कीम। उस स्कीम को भी लोग समझते थे कि भाई वो स्कीम तो बंद हो गई, अब बचा क्या है सेंट्रल के अंदर। आपको शायद पता नहीं होगा, मूव रेगुलरली अपडेट करती है एक, जस्ट मैं अभी एग्जांपल, प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर करके की स्कीम आई थी लास्ट महीने ही, अभी क्लोज हुई है, वापस से आती है, क्योंकि हर 3-3 4-4 महीने में इनके नोटिफिकेशन यानी कि इसके एमओयू साइन होते हैं इंडस्ट्री के गवर्नमेंट के साथ में। उसमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट का जनरल कैटेगरी के अंदर 35% और ST ST के अंदर 50% तक, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे मशीन प्लस उसकी शेडिंग या कंस्ट्रक्शन को लेके, उसका 50%। और मैक्सिमम सब्सिडी कितने की है दोस्तों, उसके अंदर एपीसी के अंदर तो जो थी, उसमें इसमें क्लस्टर है, क्योंकि क्लस्टर में मिनिमम 5 यूनिट का मिनिमम उन्होंने टारगेट दिया था कि 5 यूनिट आपके क्लस्टर में होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूं,
हम लोग मेगा फूड पार्क्स का एग्जांपल लेते हैं। मेगा फूड पार्क क्या होते हैं, जहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्री एक साथ काम करती है। लेकिन हम बात करें CEF PTC की, तो दोस्तों इसके अंतर्गत कोई इंडस्ट्री का टारगेट नहीं था। सिंगल इंडस्ट्री भी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट ले सकती थी, और APC के अंदर 10 करोड़ रुपए की ग्रांट थी। तो ऐसे ही जितने भी आपको सेक्टर्स दिख रहे हैं, चाहे फूड वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, मीट पोल्ट्री प्रोसेसिंग हो, डेयरी प्रोसेसिंग हो। दोस्तों डेयरी प्रोसेसिंग अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है कि हम लोग कभी कभी कुछ प्रैक्टिकली वर्किंग भी कई क्लाइंट्स के लिए करते हैं। तो डेयरी प्रोसेसिंग में आप नहीं मानेंगे, ये अभी तक इतना अनस्ट्रक्चर सेक्टर है कि दूध की जो चिलिंग प्लांट्स होते हैं वो तक इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। आपको पता है कि आप कभी अगर किसी के पास, जनरली ये हम Tier 3 सिटीज में भी काम कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। आपके आसपास अगर कोई बंदा है जो दूध की चिलिंग सेंटर्स ओपन करके है, तो उसके लिए भी आप इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। एक छोटा सा मैं एक्सटेंशन और लेना चाहूंगा इसके साथ में। एक्सटेंशन क्या है कि अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, अगर राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राजस्थान के बिजनेसमैन देख रहे हैं, तो अगर आप इसको राजस्थान की स्कीम से लिंक करेंगे, और भी बेनिफिट्स इसके साथ में देखे जाते हैं। इसका सबसे पहले एक एग्जांपल होता है रिप्स। रिप्स के अंदर आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने पे 1.5 करोड़, और प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें मशीन प्लांट एंड मशीनरी का 50%, विच एवर इज लोअर। यानी प्लांट एंड मशीनरी मान के चलते हैं हम कि 3 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है, तो 1 करोड़ रुपया और 1.5 करोड़ मैक्सिमम, तो विच एवर इज लोअर, सीलिंग लिमिट 1.5 करोड़ रुपए की है। तो 1 करोड़ रुपए आपको उसके अंदर सब्सिडी मिलेगी। आप खुद सोचिए कि कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, और आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग एक FMCG सेक्टर है, यानी कि देश में 1.6 बिलियन, यानी कि आप सोचो कि 160 करोड़ लोग हैं। आपकी खपत, ऑब्वियसली हमारे देश में किसी चीज को एब्जॉर्प्शन, कहते हैं ना कि हमारा GDP का, देखना तो सही। तो हम बात करते हैं तो इस चीज के लिए कि इसके अंदर, गोपिका जी आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी जी, ओके। तो ये आप कंजम्पशन को देख के आप खुद कह सकते हैं कि अगर मैं स्टार्टअप फूड प्रोसेसिंग में करता हूँ, तो इजीली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से इसमें काम किया जा सकता है। तो कई क्लाइंट जो आपसे सजेशंस मांगते हैं कि पीयूष जी की हम लोग किसमें स्टार्टअप करना चाहिए, बिजनेस कहाँ करना चाहिए, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा, आप उनको फूड प्रोसेसिंग बिजनेस सजेस्ट कीजिए। जस्ट ओके। तो आगे बढ़ते हैं गाइस इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग कि, और इस तो मैंने बताया आपको कि आप स्टेट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तो बताया मैंने कैपिटल सब्सिडी जो स्टेट की है, मैं हर सेगमेंट को कोरिलेशन कर करके आपको बता रहा हूँ। एक दूसरा स्टेट की सब्सिडी और जो रिप्स के अंदर है, जो रिप्स 24 में है, वो है 6% इंटरेस्ट की सब्सिडी। 6% इंटरेस्ट, यानी कि आपने मान के चलिए वो 2 करोड़ का जो मशीन लोन लिया था, उसमें आपको 1.5 करोड़ का तो कैपिटल ग्रांट मिल ही गया, यानी 1 करोड़ तो आपका रिफंड हो जाएगा 10 साल के अंदर, 10% के स्लैब में। और इसके अलावा जो 6% इंटरेस्ट है, वो आपने मान के चलते हैं हम 7 साल का लोन लिया है, तो 7 ईयर्स का लोन आपको 6% वापस गवर्नमेंट आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिम्बर्स कर देगी। अब मैं आपको एक और अनाउंसमेंट इसमें बताऊंगा, बहुत ही अच्छी न्यूज है, जो शायद बहुत ही कम चार्टेड अकाउंटेंट है, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज को पता होगी, कि MSME जो 2024 की पॉलिसी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी फंडिंग मिली हुई है। उस फंडिंग में 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सब्सिडी और गवर्नमेंट दे रही है। यानी कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी पहले 6% की हुआ करती थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, 8% की हो गई है। तो आप सोचिए, 8% का आपका ब्याज माफ हो गया है, 1 करोड़ का कैपिटल लोन माफ हो गया है। इसके अलावा अभी जो मैं आपको MSME 2024 वाली पॉलिसी बता रहा हूँ, उस पे भी मैं अभी आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे इंसेंटिव, बस बशर्ते ध्यान रखना है, उस MSME वाला जो 2% इंटरेस्ट क्लेम का मैं आपको बेनिफिट बता रहा था, उसके लिए टाइमलाइन यह है कि 8 दिसंबर 2024 के बाद आपका ये लोन होना चाहिए। ये जो 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, उसके लिए 8 दिसंबर 2024 के बाद की आपकी एप्लीकेशन लगी हुई होनी चाहिए। दोस्तों फिश एंड मरीन प्रोडक्ट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों कैपिटल सब्सिडीज तो बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन अभी काफी सारी जो, अगर सब्सिडीज देखते हैं, हमारे जो राजस्थान में थोड़ा वेयर हाउसिंग का कम है, जबकि यूपी में बहुत अच्छा है और MP में भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है। तो MP और यूपी में भी अगर आप बात करें, तो अगर वहाँ के कोई CS को अगर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी इसका फायदा ले सकते हैं, और राजस्थान में भी अगर नया लगाना चाहते हैं तो भी है। दोस्तों वेयर हाउसिंग के लिए जो है, पहले तो AIF की सब्सिडी है। तो AIF की सब्सिडीज में आपको पता है कि अप टू 2 CR तक के लोन के अंदर 3% का आपको एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, बशर्ते
आपका जो ब्याज का दर है वो 9% तक हो और 7 साल तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये स्कीम अभी भी चल रही है और आप आराम से इसमें क्लेम कर सकते हैं। जबकि कुछ अदर स्कीम है जो रेगुलरली टाइम टाइम पे बीच में गवर्नमेंट क्या करती है, फंड रिलीज करती है, उनको उनके लिए एमओयूज ओपन करती है, ईओआईज ओपन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन करती है और उस टाइम के बाद बंद कर देती है। तो आपको जो डिपार्टमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, MIDH है जिसके अंदर NHM है, यानी कि आपको हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाला जो हो गया है, या आपकी बात करें प्रधानमंत्री के अंदर आपकी PMKSY कोल्ड चेन स्कीम हो गई है, या हम बात करें NCDC की बात करें तो NCDC हो गया है, नाबार्ड वेयर हाउसिंग स्कीम हो गई है, इन सभी के माध्यम से भी आप एप्लीकेशंस लगाकर कोल्ड वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज में बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपका क्लाइंट SC ST है तो आप उसको क्या फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले PMEGP की बात करते हैं। अभी PMEGP का आपको पता होगा कि लास्ट मार्च, अभी मार्च जो गया है इसी से लेके और अभी कुछ दिन तक काफी, मतलब 2-3 महीने ये स्कीम बंद रही थी। तो काफी लोग परेशान हो गए कि भाई मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है, क्या करें। ये काफी सारे एक इश्यूज आए थे, लेकिन अब आपको बता दूं कि SC ST के लिए तो वापस से स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं, सबमिट हो रहे हैं, हाँ, और अप्रूव भी हो रहे हैं। लेकिन जनरल में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जनरल OBC के अंदर वापस से आप PMEGP की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शायद जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कोई जो नए हमारे जो इंडस्ट्री लेवल में प्रैक्टिस में अभी आए हैं, PMEGP एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप DIC के माध्यम से इसकी एप्लीकेशन लगवाकर क्लियर करवा सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा नया स्टार्टअप का ऑप्शन हो सकता है। एक अगला ऑप्शन आता है नेशनल SC ST हब। दोस्तों इसके अंतर्गत जितने भी आपको मार्केट लिंकेज के सपोर्ट्स हैं, वेंडर के रजिस्ट्रेशंस हैं, यानी कि अपने आप में खुद की अपनी पूरी वेबसाइट है नेशनल SC ST। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो जितने भी SC ST एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन या स्टार्टअप या पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं, उन सभी को काफी सारे बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो ऑप्शन है वो है वेंचर कैपिटल SC ST, यानी कि SCs के लिए। उसके अंदर आपको वहां पर इक्विटी फंडिंग भी दी जाती है। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है कि इक्विटी फंडिंग का ऑप्शन भी गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कम ही इसमें इन्वॉल्वमेंट लेती है। तो आप इसके अंदर भी आप इसका ऑप्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों एक आपकी और है ट्राइफेड। ट्राइफेड के अंदर भी आप 15 लाख रुपए पर बंधन के अंदर स्कीम में क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम स्टेट वाइज सब्सिडी से। तो स्टेट वाइज में जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो आपके पास को पता है रिप्स करके यहाँ पे एक स्कीम चलती है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी काफी सारी अच्छी स्कीम्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे इस एरिया में आपको लगता है कि भाई कि काफी कंपटीशन है, तो आप नॉट इवन कि आप इस स्टेट के लिए काम कीजिए, आप दूसरे स्टेट में भी वर्किंग कर सकते हैं। देखिए सामने वाले को मतलब होता है कि मुझे क्या बेनिफिट दिला दोगे। अगर वो बेनिफिट मिलता है तो ऑब्वियसली आपके लिए तो वो इसका कहीं भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्योंकि मैंने ये स्टेट्स वो लिए हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडीज का अमाउंट क्लेम किया जाता है। अगला है गुजरात। गुजरात अपने आप में बहुत कॉम्पिटिटिव स्टेट है, ऑब्वियसली बहुत कंपटीशन है वहां पर जब प्रैक्टिकली देखा जाता है, क्योंकि काफी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं जो वहां पर इस तरह की डीलिंग करते हैं। कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट्स, मैंने एक स्टेट की थ्योरी मैंने क्यों रखी आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर आपकी बात आती है कि भाई हम क्या इसको के अंदर इसको वर्किंग कर सकते हैं, तो हमारे पास ये सारे स्टेट्स में वर्किंग करने की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्कीम के साथ में। ये सेंट्रल की एक ऐसी मात्र स्टेट सब्सिडी, सॉरी कैपिटल सब्सिडी है, जिसके अंदर 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए तक की कैपिटल आपको ग्रांट दी जाती है। क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये आपको उन क्लाइंट्स के लिए करनी है जहां पर आपके पास बंच ऑफ क्लाइंट्स एक ही जैसी इंडस्ट्री के लोग होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको इस इंडस्ट्री को समझाऊंगा कि जैसे कि आपको पता है कि मान के चलते हैं कि हमारे जैसे कि जयपुर या आसपास के एरिया के अंदर ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इवोल्यूट होती है, मतलब काफी अच्छे से इवोल्यूशन हो रहा है इस इंडस्ट्री का। अब ये इस पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म समझाता हूँ। MSECDP यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम से समझ में आ रहा है, सी का मतलब है क्लस्टर। ये थ्योरी जो ली गई थी वो चाइना से ली गई थी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। क्लस्टर क्योंकि चाइना में जो वहाँ पे पूरी सिटी की सिटी होती है किसी एक ही प्रोडक्ट की इंडस्ट्री पे बेसिस होते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इसको प्लान किया कि हम अगर किसी चीज की अगर हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, चाइना सबसे जो ज्यादा अगर इंफॉर्मेटिव या कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव है, उसका कारण क्या है, वो है इसका कॉस्ट रिडक्शन। कि बहुत सस्ती चीज रेट पे वो आपको गुड्स की सप्लाई कर देता है। और उसका सबसे बड़ा कारण आता है कि बल्क इंडस्ट्रीज का एक ही जगह पे होना। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण लूं कि अगर मान के चलिए कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर 1 लाख मीटर कपड़ा खरीदता है, और अगर 100 लोग मिलकर अगर 1 1 लाख मीटर कपड़ा खरीदते हैं, तो 100 लाख मीटर कपड़े की रेट कितनी आएगी और 1 लाख मीटर कपड़े की रेट कितनी आएगी। यानी कि जो वेंडर है, सामने वाले जो सप्लायर्स हैं,
वो 100 लाख मीटर की रेट ऑब्वियसली कम से कम मैं समझता हूँ 15 से 20% डिस्काउंट पे भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी स्कीम को गवर्नमेंट ने फोकस किया। ये स्कीम मोस्टली पहले एनएसआईसी इसको होल्ड करता था, लेकिन आजकल इसको एमएसएमई डिपार्टमेंट, एनएसआईसी क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, अभी राइट नाउ इसको एमएसएमई होल्ड करता है, जो डीआई यानी डायरेक्टर इंस्टीट्यूशन के अंडर में आता है, जिसके जयपुर में, हमारा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर में 22 गोदाम के पास इसका ऑफिस है। तो वहां से भी आप इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एमएससी सीडीपी, क्लस्टर डेवलपमेंट। अब इसमें पैटर्न क्या है, इसके अंदर मिनिमम 20 यूनिट्स का होना मैंडेटरी है। 20 यूनिट होंगी तो क्या करेंगे, वो यूनिट सारी मिलके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, जैसे आप मेगा फूड पार्क्स की बात करते हैं या हम किसी इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपको इसमें डबल बेनिफिट है। एक तो आप जो यूनिट लगा रहे हो उसके लिए अलग सब्सिडीज ले सकते हो, और जो आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपको रोड का काम करना है या पूरी इंडस्ट्री के लिए आपको सीवर ट्रीटमेंट लाइन है या आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका सिक्योरिटी गार्ड है, गेट है, और जो भी आपको जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, वो सब के लिए गवर्नमेंट 10 करोड़ टू 20 करोड़ रुपीस की ग्रांट इसमें देती है। और ये प्रैक्टिकली ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमेशा फंड्स की अवेलेबिलिटी रहती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिसके उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। तो अगर आपके में से किसी के पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है तो आप जरूर इसके अंदर अप्लाई करें। अब इसके बाद बात करें कि जो यूनिट वहां पे लगी हुई हैं वो भी अदर सेक्टर में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी वो इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है। यानी इंडिविजुअल यूनिट अलग सब्सिडी क्लेम कर सकती है, और इसके अंदर जो इसके अंदर एक क्या एक एसपीवी बनता है, इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो एक एसपीवी बना के, जैसे हम लोग सोसाइटी बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल जयपुर की बात करूँ तो सीतापुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, बीके इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। ये क्या है, सारी एसपीवीज हैं। एसपीवीज क्या करती हैं, जो उसकी एंटिटी होल्डर्स होते हैं उनका हितधारक होते हैं, उनको ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। तो इस चीज का भी आप अच्छे से क्लेम कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम एमएसएमई यूनिट्स को। तो ऑब्वियसली पीएमईजी अपने आप में बहुत अच्छी सब्सिडी है। सीजीटीएमएस इज वेरी, आपको आप में से कई सारे सीएस होंगे जो इस पे डील करते होंगे। और एक बहुत बड़ी जो आपके लिए खुशखबरी और एक आपके क्लाइंट्स के लिए भी, जो मैंने एक स्कीम बताई थी अभी आपको, एमएसएमई 2024 पॉलिसी, इसमें फंड्स अभी आए हुए हैं। गवर्नमेंट सीजीटी एमएससी फीस का रीइंबर्समेंट कर रही है। सीजीटी एमएससी के अंदर जो भी 10 करोड़ रुपए तक के लोन है उनकी गवर्नमेंट सीजीटी एमएससी रिम्बर्स कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट दिए हुए हैं। आप किसी भी, और नॉट इवन द राजस्थान, ये आप यूपी में भी जाएंगे, आप एमपी में भी जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एक फंड तैयार करके जितनी भी एमएसएमईज है उनको हेल्प करने का मौका दिया है। तो आपने जितने भी सीजीटी एमएससी लोन किसी क्लाइंट को कराए हुए हैं या उसने लिए हुए हैं, लेकिन डेट का आपको याद रखना है, 8 दिसंबर 2000 आपको 24 के बाद ये लॉन्च होना चाहिए। अगला बात करें कि इसके अलावा और भी कुछ क्या बेनिफिट हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एक फॉरेन एग्जीबिशंस होती हैं, तो फॉरेन एग्जीबिशंस के लिए भी उस एमएसएमई सब्सिडी 2024 के अंदर प्रावधान डाले हुए हैं। तो आप चाहे आप लोकल लेवल पे कर रहे हैं, लोकल यानी कि राजस्थान के अंदर, या फिर एमपी में बात करेंगे तो एमपी के अंदर, यूपी में बात करेंगे तो यूपी के अंदर, अब दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, तो इस तरह से इन्होंने 3 स्लैब बनाई हुई हैं, जिसमें आपको पहली स्लैब के अंदर स्टेट के अंदर, दूसरा है इंटर स्टेट के अंदर, और तीसरा है इंटरनेशनल के अंदर। तीनों जगह पे अगर आप किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन करते हैं, जैसे कि दिल्ली में मान के चलती है प्रगति मैदान है, या वहाँ पे काफी जो अभी मंडपम बना हुआ है वहां भी कोई एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन किया हुआ है या करना चाहता है या कर चुका है, 8 दिसंबर 2024 के बाद में ये सब्सिडीज आपको कौन दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है। यानी ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में है, लेकिन साथ में आपको एक और प्रोविजन बता देता हूँ। एक स्कीम आती है एमडीए, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, आप लिख सकते हैं इसको। एमडीए स्कीम के अंदर दोस्तों क्या है, एमडीए है जो एमएसएमई के अंडर में आती है। उसमें 3 लाख रुपए फॉरेन एग्जीबिशंस के अंदर भी आपको सब्सिडी मिलती है, जिसके अंतर आप अपनी जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, आप में से सबने सुना होगा आरसीएमसी करके एक रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जैसे हर तरह की, ऐसे टोटल अभी राइट नाउ 29 आरसीएमसी है, प्लस एक प्राइवेट है पीओ करके, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके टोटल 30 आरसीएमसीज हैं। उस आरसीएमसीज के माध्यम से आप उस जो फॉरेन एग्जीबिशन है उसकी भी सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो आपके कोई भी क्लाइंट जो फॉरेन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं एक कदम इसमें आगे और बढ़ता हूँ। अब आपको अंदर की, अब वो आरसीएमसी की भी जो गवर्नमेंट फीस लेती है
वो भी आपको रिम्बर्स हो रही है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एमएसएमई डिपार्टमेंट से रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। अभी एक और बहुत अच्छी सब्सिडी आई है, जो मैं आपको सारी सब्सिडी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यानी जिनके अभी प्रॉपरली टारगेट्स हैं, आप जाइए और टारगेट पूछिए कि सर टारगेट है किस तरह की, वो सब्सिडी है क्या। एक सब्सिडी है कि आप लोग बीआईएस करवाते हैं अपने क्लाइंट्स का, उस बीआईएस के लिए भी आप रिम्बर्स करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट का 75% और 50,000, और अदर कोई लाइसेंसेस के अंदर तो 3-3 लाख रुपए तक के आपको रिम्बर्समेंट मिल रही है। एक सब्सिडी और क्या है कि आप जितने भी क्लाइंट आपके इंडिया मार्ट है, या आपके बात करते हैं जो भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा है, या हम बात करते हैं जस्ट डायल है, इनकी जो भी एक्सपेंसेस के इनवॉइसेस हैं, मार्केटिंग के इनवॉइसेस हैं, उनका रिimbursement क्लेम करा सकते हैं 50,000 रुपए, और बिल का 75%। ये भी एक बहुत बड़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो भी बार कोड स्कैनर, जैसे हमने मशीन देखी होंगी, कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनके पास स्कैनर, बार कोड स्कैनर्स होते हैं, उन बारकोड स्कैनर्स की, तो स्कैनर्स की जो मशीनें आ रही हैं, जो प्रिंटर्स आपने छोटे प्रिंटर्स देखे होंगे जिनसे वो स्टिकर्स निकलते हैं, उस मशीन का भी रिम्बर्समेंट हो रहा है, यानी कि उसका 75% और 50,000 विच एवर इज लोअर। तो दोस्तों ये काफी सारी और सारी जो मैंने आपको नाम बताए ना, सारे के सारे आपके प्रैक्टिकली राइट नाउ जा रहे हैं। आप अपने आसपास डीआईसी में जाइए और पूछिए कि क्या इस तरह की सब्सिडी मिल रही है, बिल्कुल कोई सब्सिडी मिल रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमने सीजीटी एमएससी में काफी सारी चीजें कवर की हैं। सीएलसीएसएस, दोस्तों सीएलसीएसएस अभी बंद पड़ी हुई है, ये सिर्फ ओपन है एससी एसटी के लिए। अभी एक सर्कुलर आया था 15 मई 2025 को। पहले ये स्कीम जनरल कैटेगरी को भी मिला करती थी, लेकिन बाद में एससी एसटी कैटेगरी को, इसमें भी एससी एसटी में भी इसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस डाल दी गई। पहले कई क्लाइंटों को हम लोग क्या सपोर्ट करते थे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल की सब्सिडी दिला देते थे। अगर किसी ने 2 ट्रक खरीदे हैं एससी एसटी वाले ने, तो भी वो पूरे 1 करोड़ के ट्रक के ऊपर 15% की सब्सिडी, यानी इवन 25% की सब्सिडी क्लेम कर जाता था। यानी 25-25 लाख रुपए की सब्सिडी है ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, काफी लोगों ने क्लेम की है। अब बाद में देखा गवर्नमेंट ने कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे भी सब्सिडी लेने लग गए, तो उन्होंने काफी सारी कुछ मशीनों को इस कैटेगरी से आउट कर दिया है। अभी ये जो सीएलसी एसएसएस सिर्फ मशीनरीज के ऊपर है, और एससी एसटी इसके लिए ही एलिजिबल है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट सबवेंशन। दोस्तों मैं इसी सब्सिडी की आपसे बात कर रहा था कि जितने भी अभी गवर्नमेंट वापस से इसी स्कीम को वापस से चालू करने में है, क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर चल रही है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स को इस तरह की इंटरेस्ट सब्सिडी देनी जरूरी है। दोस्तों अगली बात करते हैं SRI, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। दोस्तों सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड अपने आप में एकमात्र ऐसा फंड है जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे 50,000 करोड़ रुपए फंड डाला हुआ है। कितना? 50,000। इसका जो ऑथोरिटी है वो है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है। दोस्तों इसके अंदर डॉटर फंड बना बना के गवर्नमेंट ने 10-10 हजार करोड़ के टुकड़े किए हुए हैं, यानी कॉर्पस बनाए हुए हैं। और काफी लंबी स्कीम है। जितने भी स्टार्टअप हैं जिनको लगता है कि हमें फंडिंग की नीड है, आपके पास कोई स्टार्टअप है, आप एसआरआई में जाइए, एसआरआई सेल्फ रिलायंट इंडिया आप लिखिए, और एनएसआईसी के अंडर में ही चलता है डिपार्टमेंट, उसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाइए। एप्लीकेशन लगाने की आपको 1 से 2 दिन के अंदर वापस मेल आएगा। आपके प्रोजेक्ट को समझेंगे, क्योंकि शुरुआत में वो आपसे थोड़ा शॉर्ट डिटेल लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशंस को वो डिटेल नहीं पढ़ सकते। फिर वो उस एप्लीकेशन के बाद में क्या करते हैं, आपकी जो आपकी मेन, उनको समझ में आता है कि हाँ आपका बिजनेस कुछ कहते हैं कि स्पेसिफिकेशंस के साथ है, यूनिकनेस के साथ है, यानी कि उनको प्रॉपरली लगता है कि आप स्पेसिफाइड हो, तो वो आपको आगे बढ़ के इसमें पास करते हैं, और देन आपसे पूरी कंपनी डिटेल लेते हैं। तो दोस्तों ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छी स्कीम है सारा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ हम अदर स्कीम्स की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी, मैंने फाइनेंस से जुड़ी हुई स्कीम की बात की है, तो एक इसके अंदर आती है MISS, जो फार्मर्स के लिए है, थोड़ी कम है, ठीक है। हमको लगता नहीं कि हमारे कई जो मित्र हैं इस काम में काम करते होंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आप कराना चाहते हो तो इसमें काम कर सकते हो। PLI मैंने आपको समझा ही दी है, 4 से लेकर 20% तक की सब्सिडी इसके PLI में। अलग अलग 12 से 13 टोटल सेगमेंट इसके अंदर हैं, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, इन्वेस्ट इंडिया करके साइट है, वहां से भी आप डिटेल ले सकते हैं। अगला है PMFME। PMFME प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइज माइक्रो एंटरप्राइजेस करके बहुत ही अच्छी एक स्कीम है। इस स्कीम को आप उन क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं जो छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और इसके अंदर आपको लगता है कि भाई जो टोटल मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 से 30 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि इसमें एकमात्र ये ऐसी स्कीम है जिसमें आपको आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यानी कि जो यूनिट सेटअप कर रहे हैं,
उसकी कॉस्ट को भी कवर किया जाता है, जबकि अदर सब्सिडीज में आप जो कंस्ट्रक्शन या शेडिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को कवर करने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसके अंदर, मैं आपको इस चीज को आप बहुत फोकस करके सुनिएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें लोन के लिए गारंटर की नीड नहीं होती है। अब गारंटर की नीड नहीं होती है तो देखिए, हम कहते हैं ना कि मैंने बोला आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर किसी हस्बैंड का सिविल खराब है तो आप उसकी वाइफ को इस स्कीम में फंडिंग कराइए। इस स्कीम में फंडिंग कराने का क्या फायदा होगा कि इस फंडिंग स्कीम से उसके अंदर उसको, हस्बैंड को गारंटर लेना ही नहीं होगा, और उस बिजनेस को जो वापस से बेचारा कभी वो लोन नहीं ले पा रहा था, हो सकता है इसकी कोई भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए कई किसी की गलती की वजह से मानते हैं, कई को पास पैसा नहीं होता चुकाने के लिए, तो ऐसे केस में आप उनको स्टैंड अप इंडिया में फंडिंग दिला सकते हैं। अगला है पीएम सावधि निधि। ये छोटा अमाउंट है, 10,000 से 50,000 का है। तो इसमें हम लोग हैं पीएम कुसुम स्कीम। आपको पता है पीएम कुसुम स्कीम के अंदर कितनी अच्छे से अभी फंडिंग हुई है इसकी चीज, तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम टोटल जो स्कीम्स है गवर्नमेंट किस तरह से बांटती है। देखिए, एक स्कीम होती है जहाँ पे गवर्नमेंट कैपिटल ग्रांट के रूप में देती है। कैपिटल ग्रांट के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे मशीनरीज का एक मोटा हिस्सा आपको ग्रांट के फॉर्म में दे दिया जाता है कि भाई ये इतना परसेंटेज है और हम आपको ये वापस कर देते हैं, ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस देश के अंदर, ठीक है, ये वापस दे दिया। दूसरा एक इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर्म में आता है, जैसे हम रिप्स की बात करते हैं राजस्थान की, या फिर हम लोग एमपी इन्वेस्ट की बात करते हैं जो एमपी से है ना? इस तरह की ऑपरेशनल सब्सिडीज की बात करें तो ऑपरेशनल सब्सिडीज के अंदर क्या है, जैसे कि आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे रिप्स में आपको पता है कि रिप्स के अंदर टोटल मान के चलते हैं हम लोग की, जैसे कि इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलती है, राइट। आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की सब्सिडी मिलती है, मंडी टैक्स की मिलती है। मैंने मैंने काफी सारी स्टेट की सब्सिडीज को रिव्यू किया इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हूँ, मेरा पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर इन्हीं में रहता है। तो मैंने गुजरात की सब्सिडी भी देखी, मैंने एमपी की सब्सिडी भी देखी, और इवन मैंने महाराष्ट्र की सब्सिडी भी देखी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सारी बिल्कुल एक जैसी कॉपी, कट कॉपी कट कॉपी कट कॉपी, यानी कि किसी एक स्टेट को अगर पॉलिसी बनानी होती है, वो दूसरी स्टेट की क्या कर देता है, कॉपी पेस्ट कर देता है उसको। लेकिन लगता है कि हाँ, ये सेक्टर मुझे थोड़ा स्पेसिफिक देखना है, जैसे हमें लगा कि हमें फूड, सॉरी, फूड इंडस्ट्री देखनी है राजस्थान में। एक राजस्थान में एक और आपको पता है बहुत फेमस इंडस्ट्री है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, वो है प्लास्टिक अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। यानी कि आप कोई प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, उसमें भी कैपिटल सब्सिडी है, यानी कि मशीन लोन 50%, और वही 6% इंटरेस्ट, प्लस 2% इंटरेस्ट, और किसका, अगर आप 8 दिसंबर के बाद लगा रहे हो। ये 8 दिसंबर बाद में मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके साथ में दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 8 तारीख को राइजिंग राजस्थान के हिसाब से उन्होंने डेट लॉन्च की हुई, ये चीजें। आगे बढ़ते हैं ऑपरेशनल सब्सिडीज की। ऑपरेशनल सब्सिडीज मैंने यहाँ पे कवर कर ली है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट लिंक इंसेंटिव्स के ऊपर, यानी एक्सपोर्ट्स की कौन कौन सी सब्सिडी है। ये बहुत लोगों की चिंता होती है कि मैं तो क्लाइंट्स को एक्सपोर्ट में कोई सब्सिडी दिला ही नहीं पाता हूँ, तो हम बात करते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडीज की। दोस्तों, एक्सपोर्ट सब्सिडीज में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रोड टैप की, यानी कि रेमिशन ऑफ ड्यूटी। इसके अंदर बात होती है जनरली, करीब बात करें 2% से लेकर 6% तक। ये मिलती कैसे है पता है आपको, कि पूरे विश्व को 3 भागों में बांटते हैं। कि अगर जनरली मोस्टली काम इस सीएचए करते हैं, लेकिन अगर आपको पता है आपके पास कुछ एक्सपोर्टर्स हैं जो कुछ लेना चाहते हैं बेनिफिट, उनको लेकिन पता ही नहीं, कभी लिया ही नहीं है। कई बहुत सारे 80% एक्सपोर्टर जिन्होंने कभी बेनिफिट ही नहीं लिया इस स्कीम का। इसमें क्या करते हैं कि टोटल पूरे विश्व को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें डेवलप्ड, सेमी डेवलप और अनडेवलप्ड कंट्री होती है। जितने ज्यादा डेवलप कंट्री को बेचोगे ना, उतनी ही कम रोड टैप मिलती है। और जितने ही कम डेवलप कंट्री को बेचोगे, जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज में आपने एक्सपोर्ट किया है, तो ड्यूटी आपको रोड टैप है वो ज्यादा मिलती है। दोस्तों, रोड टैप के पीछे कहानी क्या है, क्यों देती है गवर्नमेंट आपको, मैं समझाता हूँ उसके पीछे। एक तरह से कहीं ना कहीं ये कस्टम ड्यूटी का रिफंड ही है। आप समझ के चलिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही नहीं है, या कोई भी ऐसा यूटिलाइजेशन नहीं है। मैं इसका पीछे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैंने इसकी पूरी रिसर्च थ्योरी पढ़ी थी। मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं एक पीएचडी स्कॉलर भी हूँ, मेरा पीएचडी टॉपिक भी कहीं ना कहीं सब्सिडीज के ऊपर ही है। तो मैंने जब इसके पीछे थ्योरी पढ़ी, तो रोड टैप क्यों दी जाता है, क्योंकि इसका पहले आपको पता है, आप में से कई लोग सीए भी हैं, तो हम लोगों ने देखा कि एक MEIS SEIS करके स्कीम चला करती थी, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, MEIS SEIS। आपने FTP के अंदर जब एग्जाम दिया होगा कस्टम का, तो उसमें आपने पढ़ी होगी इस चीज को, MEIS SEIS को। वो दोनों गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी, क्योंकि उस पर वर्ल्ड बैंक का
ऑब्जेक्शन था, और वहाँ पे कई सारे इश्यूज थे कि भाई कि इनको क्लोज करो क्योंकि आप इनको गलत बेनिफिट देते हो। और आज भी यूएसए इसी बात को बार बार मुद्दा उठा के बना देता है कि भाई आप इस चीज को गलत कर रहे हो, अभी भी आप सब्सिडीज दे रहे हो, आप अपने फार्मर्स को इतनी सब्सिडीज देते हो जिससे कि क्या होता है, गुड्स की डंपिंग होती है, जैसे चाइना डंपिंग करता है, जिसमें आपको पता हो पहले सीवीडी 3135 चला करती थी, जिसमें हम इसको काउंटर वेलिंग ड्यूटीज बोला करते थे। आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज को। तो वही जो सेम सेम चीज है कि रोड टैप को लाने के पीछे ये कारण है। फिर गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि भाई हम इंपोर्ट करते टाइम, जैसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आपको पता है क्रूड ऑयल अपने आप में एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर जगह काम आएगा। आप कहोगे कि सर टेक्सटाइल में क्रूड ऑयल क्या काम आएगी? अरे भाई टेक्सटाइल का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही ना। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो कहाँ पे कहीं ना कहीं पेट्रोल या डीजल की खपत तो हुई होगी। तो ऐसे केस में उसको कोरिलेशन किया गवर्नमेंट ने कि हम क्या कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज को उस एक्सपोर्टर को रिफंड कर रहे हैं जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ है। आप शायद मेरी बात तक पहुंच रहे होंगे। तो ये चीज हमने रोड टैप के बारे में कवर की है। ओके। अभी जो रेट है 0.3 से 4.3 को बढ़ा के अभी चेंज कर दिया है, क्योंकि रेगुलरली चेंज होती रहती है और ये HSN कोड वाइज चलती है। ओके गाइस। अब बात करते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। दोस्तों एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको लगता है कि मुझे बार बार में इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, और कैपिटल के लिए भी हम अलग बात करेंगे कि मशीनें क्या है, तो हमें रॉ मटेरियल बार बार इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करते टाइम क्या होता है, बार बार कस्टम ड्यूटी पे करो, वो आपका गुड्स आपके पोर्ट पे रुका हुआ रहता है, पता लगा 3 5 10 दिन तो वहीं गुड्स पे रुक रह जाता है, उससे काफी कहते हैं कि भाई रिसोर्सेज का लॉस होता है। तो एक स्कीम आती है एडवांस ऑथराइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम क्या करेंगे कि आपको एक ऑब्लिगेशन दे देंगे कि आप हमारी जो एक्सपोर्ट कर दोगे, आप यानी कि कितने महीने में, 18 महीने के अंदर एक्सपोर्ट कर दोगे, कितना, 15% की वैल्यू एडिशन के साथ में। तो हम क्या करेंगे, आपकी एक हमको आपको एक स्कीम एडवांस ऑथराइजेशन में आपको परमिट कर देंगे। आप क्या करो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना शुरू कर दो, आपसे कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। ये सेम कॉपी किसकी है, ईपीसीजी की। ईपीसीजी क्या है, तीसरी जो स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के अंदर दोस्तों क्या चीज है, इसके अंदर आपको ये परमिट करता है कि कोई भी मशीन यानी कैपिटल गुड्स आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी ड्यूटी पे, यानी आप कस्टम ड्यूटी पे करने की नीड नहीं है, बशर्ते कि आप 6 सालों के अंदर जो भी कस्टम ड्यूटी आपने पे की है उसका 6 टाइम आप क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दोगे। तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्कीम है एपीसीजी। दोस्तों रोस्टेल, ROSCTL, ये दोस्तों अपने आप में टेक्सटाइल और अपरेल एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया गया है, और उसके अंतर्गत भी आपको एक स्पेसिफिक ड्यूटी है जो भी आपको उसके अंदर एफओबी वैल्यू पे दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, और भी एक कई मूवर करके स्कीम आई हुई है। एक हम बात करें MAI के अंदर दोस्तों, आपको देख सकते हैं जितने भी ट्रेड फेयर्स हैं, जो मैंने आपको बताया था मार्केट असिस्टेंस स्कीम करके, यानी MDP मार्केट डेवलपमेंट, उसके अंदर आपको जो भी आप क्या, इसमें 2% अलाउ होते हैं, यानी जो फॉरेन में जाके आपको एग्जीबिशन करनी है 2 मेंबर्स अलाउ होते हैं, उनका इकोनॉमिक एयर फेयर अलाउ होता है। दूसरी चीज है कि वो जो फेयर है वो आपका MSME से अप्रूव्ड होना चाहिए। आप ध्यान से देख के जाइएगा, यानी क्लाइंट को जो सजेस्ट करें, वहां आपका एयर फेयर, आपके स्टॉल के चार्जेस के, और आपको जो भी भाड़ा आप गुड्स को, जैसे कई बार होता है कि मान के चलिए कि आप कोई ज्वेलरी शो में जा रहे हैं, तो ज्वेलरी शो में जाने के लिए आपको गुड्स को भी तो लेके जाना पड़ेगा ना साथ में, तो आपको जो गुड्स का जो आपका फेयर लगा, भाड़ा लगा है, उसका भी आप रिimbursement ले सकते हैं। अब दोस्तों अब मैं कुछ पोर्टल्स बता रहा हूँ जहाँ पे आप अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं एप्लीकेशंस लगा के। दोस्तों ये PMFME का पोर्टल है आपके सामने, मैंने सारे इनकी स्लाइड ली है, ठीक है ना। ये PMFME का पोर्टल है, ये रिप्स 24 आ चुकी है, लेकिन रिप्स मेरे पास 22 का पड़ा था तो मैंने पुराना डाल दिया। एक सिडबी का पोर्टल है। सिडबी एक बहुत ही बिगर थिंक है हमारे प्रैक्टिसिंग सीएस के लिए। काफी सारी अच्छी स्कीम्स को यहाँ से भी दिया जाता है, कि मैं अभी कुछ ग्रांट्स आपको बताऊंगा, वो ग्रांट्स भी सिडबी की ही उससे चलाती है। CGTMSE पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। अभी जो अभी क्वेरी आई थी कि भाई कि नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है, तो जन समर्थ पोर्टल अपने आप में एक ऐसा पोर्टल है, आप इसके ऊपर एप्लीकेशन लगाइए, और एप्लीकेशन लगाते ही आपको विद इन इमीडिएटली सबमिशन के हाथ, अगर आपका सिविल करेक्ट है, आपका ऑल डेटा सही है, तो इमीडिएटली आपको इसमें सैंक्शन, इमीडिएटली अप्रूवल मिल जाता है। ओके गाइस। अगला बात करते हैं मुद्रा स्कीम है। मुद्रा स्कीम थोड़ा काफी कम हो गया है, शुरुआत तौर पे काफी लोगों ने इसमें अच्छे से काम किया है इस चीज के अंदर। PMEGP पोर्टल है, अभी बहुत अच्छा स्कीम है। मेरा मानना है कि छोटी MSME यूनिट जिनका 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, क्योंकि अगर लेडीज है और रूरल एरिया आ गया
तो 35% सब्सिडी यानी 17.5 लाख रुपए की सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हो। 50 लाख रुपए के लोन पे 17.5 लाख की सब्सिडी, आप समझते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो गया है। जबकि आप बात करते हैं शहरी क्षेत्र में लगाएंगे महिला के नाम से, तो 25% है, और अगर पुरुष है शहरी क्षेत्र में 15, और ग्रामीण क्षेत्र में 25% की सब्सिडी है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट्स की। तो दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट्स में कौन कौन सी, यदि गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, ये स्टार्टअप्स के लिए है। अब मेरा कोशिश ये होता है कि मैं जितने भी मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं कोशिश हम लोग करते हैं कि भाई आप अपना स्टार्टअप बनाओ। भाई सबसे बड़ी एक, अगर यहाँ पे मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मैं तो खुद कहूंगा कि हम दुनिया की इतनी मदद करते हैं, पहले खुद की तो मदद करें, खुद के लिए भी कुछ ग्रांट्स लें, खुद के लिए भी कुछ क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप इन सबको भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले है SISFS, यानी कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ये आपको स्टार्टअप की मेन साइट पे ही मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 50 लाख रुपए तक का जो भी है इंक्यूबेटर सेंटर से उसे ग्रांट मिल सकता है। इसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा ऑप्शन दूंगा कि जैसे मैं अगर, क्योंकि मेरा जो रिसर्च एरिया है वो राजस्थान में ज्यादा रहता है, तो हमारे यहाँ पे एक आई स्टार्ट करके ग्रांट चलती है। आई स्टार्ट करके ग्रांट चलती है, अभी मैं आपको बता दूं, उसमें अभी 100 करोड़ रुपए बजट में पारित हुए हैं। अभी उसके अंदर VCs के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, प्रोसेस में है, जैसे वो आगे प्रोसेस हो जाएगी उसमें भी ग्रांट मिलना शुरू हो जाएगी। तो आई स्टार्ट के लिए भी आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। एक है जेनेसिस ग्रांट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है जो नर्चर करता है Tier 2 और Tier 3 सिटी। जैसे कि ऑब्वियसली Tier 2, जैसे हम जयपुर बात करें Tier 2 के अंदर आता है, इंदौर बात करें Tier 2 के अंदर आता है, इवन यूपी की काफी सारी सिटीज हैं जो Tier 2 में आती हैं। और फिर हम और नीचे छोटे छोटे लेवल पे जाएंगे तो हम बात करेंगे सीकर, तो जो Tier 3 के अंदर आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी के लिए जेनेसिस ग्रांट है। इसके लिए आपको जो है इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टार्टअप। मेंटरिंग नहीं होगी तो आपका जो स्टार्टअप है वो ग्रो करने में काफी इश्यूज आते हैं। तो आप 10 लाख तक की फंडिंग ले सकते हैं, कोवर्किंग स्पेस यूज कर सकते हैं। MSME की ग्रांट है आपके सामने, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपको 15 लाख रुपए तक का MSME ग्रांट है। बायोटेक्नोलॉजिकल ग्रांट है, अगर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं तो आप इसके अंदर 50 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया है। अब दोस्तों आपने सोचा होगा यहाँ पे मैंने कोई लिंक नहीं दी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका नाम डालोगे उसी से आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया की भी आप ग्रांट कर सकते हैं। निधि करके ग्रांट है जिसके अंदर 10 लाख तक की, आप इनका डिपार्टमेंट भी आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। DST इंक्यूबेशन इंक्यूबेटर्स हैं, आप इनको आप देखेंगे, जो मैंने इसके बारे में मैसेज डाला है उससे भी आप कैप्चर कर सकते हैं इसकी। मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम MGS करके है, गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, उसमें 2 करोड़ रुपए तक की सिंगल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और कंसोर्टियम के अंदर 3 साल के अंदर। तो इसमें भी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंदर 25 लाख रुपए तक की एग्रीटेक स्टार्टअप्स को है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके है। दोस्तों आप अगर लिंक्डइन पे नहीं है तो एक बार मेरे लिंक्डइन से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, CA पीयूष मित्तल के नाम से है। मैं मोस्टली इन चीजों के ऊपर टॉपिक्स डालता रहता हूँ, काफी सारे मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन, अभी हम लोगों ने 21 डेज सीरीज चलाई थी इसी चीज के लिए, 21 दिन तक 21 यूनिक सब्सिडी हमने लगातार पोस्ट की है उस चीज के ऊपर। अब वही है कि आपको कितना रिसोर्सेज आप गेन कर सकते हैं। अभी हमारी एक सीरीज भी चल रही है, हमने 21 डे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट सीरीज की, एक्सपोर्ट के जो आपके कस्टमर्स हैं उनको एक्सपोर्ट सजेशन करने के लिए भी हमने सीरीज चलाई हुई है, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी काफी कुछ। अभी हम लोग आगे चल के ग्रांट के ऊपर भी एक इस नई लाना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको उसके रेगुलरली अपडेट्स वहां से मिल जाएंगे। Type 2.0 स्कीम है, इसके अंदर 4 लाख रुपए पर आइडिया वैलिडेशन और 7 लाख रुपीज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP जो है प्रोटोटाइप या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए है। इंटरनेट ऑफ थिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिनटेक है, क्लीन टेक और अदर मोर। TDV ग्रांट हो गई है आपके अंदर, इसके अंदर भी आप प्रोजेक्ट फंडिंग है अप टू 10 CR 50%। दोस्तों इसके अंदर आपको ये रेगुलरली आपको टच में रहना पड़ेगा इन चीजों में, और आपको रेगुलरली एप्लीकेशंस लगाना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, इनोवेशंस नहीं करते हैं, बट वो क्या करना चाहते हैं, उनको चाहिए ग्रांट। अब आपको ये है कि भाई आप पहले तो इनको DP आपको प्राइवेट लिमिटेड या LLP बनवानी है, उसके बाद उनका DPITT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड करके लाइसेंस, आप जानते होंगे स्टार्टअप का लाइसेंस आता है, वो आप उनको दिलवाइए। उनको ATIAC की भी एप्लीकेशन आप लगा के दे सकते हैं। इसके अलावा चाहेंगे तो फिर आप रेगुलरली जो स्टार्टअप इंडिया का जो अपना एक पोर्टल है उस पर रेगुलरली इनकी पुटिंग करते रहिए।
index.gov ग्रांट हो गई है STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। दोस्तों जो भी अगर आईटी से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और अपन हमारे जयपुर में STPI का जो भी एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जैसे एक इंक्यूबेशन सेंटर भामा का शाखा है राजस्थान जयपुर में, ऐसे एक STPI का खुद का इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां भी अगर सॉफ्टवेयर है ऐसे जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट है तो भी आप अपने एम्पैनल करा सकते हैं। समृद्ध स्कीम करके है, वही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड IT, तो उसकी वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो आपके सामने ये स्कीम आ रही है, यानी कि मैं बात करता हूँ एस्पायर स्कीम करके। एस्पायर स्कीम करके दोस्तों, ये एस्पायर करके जो है ये सिडबी का ही ग्रांट है। सिडबी में टोटल 3 तरह की ग्रांट दी जाती है। आप एस्पायर पे जाएंगे तो आपको 2 ग्रांट और पास में मिल जाएंगी। करने को मेरे पास टोटल कम से कम 40-50 ग्रांट थी, लेकिन मेरे को लगता है कि ये लेक्चर लंबा नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस चीज को कम कवर किया है। तो ये SIP EIT करके ग्रांट हो गई है। तो दोस्तों अगर मैंने जितना भी आपके लिए कोशिश किया है तो प्लीज, मैडम, गोपिका मैडम आवाज आ रही है? जी हेलो। सर। जी मैडम। जी सर। जी। Okay, so this was from your side. जी मैडम। Uh, Thank you so much, sir, for such an enlightening session. And we are looking forward to such more sessions from you. So we can take some questions now Yeah. from the audience. So I request all the participants to raise their hands, or you can type the questions, and क्या मैडम you, बताइए। you can ask some questions from CPU's Jumittam. पीयूष सर, PPT शेयर कर सकते हो तो आप चैट बॉक्स में आगे मेंबर्स को। सर PPT एक्चुअली बहुत मेहनत से बनाई हुई है, बाकी ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको हाँ, हो कंटेंट जाएगी, देता हूँ बना के। कोई इशू जी नहीं है। हाँ, मेरे को भेज देना आप, अगर इजी गोइंग हो तो देख जी लेंगे। जी जी। कुछ क्रेडिट लिंक का आ रहा है, मैम आप कोऑर्डिनेट कर लो। बताइए प्लीज। जी, या तो उनका माइक ऑन कर दीजिए प्लीज, अगर कोई। just a minute. Yes, Shipra allowed to talk. Then Rohit Ladda. Yes, you can ask the question, Rohit ji. May I ask question? हेलो। Hello. Hello. Okay, Shipra, you can ask your question from Yeah. CFPSG. Piyush sir, I would like to ask that it's all about like if we talk about credit linked capital subsidy under Right, which it's like right. PLCS or Yeah, PMEGPI. So there are mostly we can see delays because banks they generally hesitate to disburse loans before subsidy confirmation. So okay. how would government address this chicken egg problem? Because this is in my since it's last 18 years I'm working in this field and till date I can say that generally banks are not very keen. Like even I work very closely with renewables as well. So when it comes to loan sanctioning as far as renewables are there or let's say credit linked subsidies are there. In that case, the first point bankers ask is when the subsidy is getting sanctioned, and to that extent that even if like right now, if we talk about waste to energy program, so we are all waiting for approval of phase two. So Hmm. banks they are not ready to disburse also loans. They are saying till the time you get subsidy sanctions, we are not disbursing the next tranches. How Yeah, would government exactly. solve this problem for startups and SMEs? दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन इसका। एक्चुअली मोस्टली वी आर फेस की, जनरली क्या होता है कि जहाँ पे सब्सिडीज का है ना कि पहले सैंक्शन लेने का कंडीशन होता है, तो दिस इज द जी टफेस्ट टास्क, राइट? कि वहाँ पे क्या होता है कि भाई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारी एक पटरी की तरह है वही कि भाई कि दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर एक भी डिले कर जाता है ना तो क्लाइंट का फोकस खत्म हो जाता है या बैंकर का फोकस खत्म हो जाता है, तो वी प्रोफेशनल्स हम लोग कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं इस चीज में। तो ऑलवेज ट्राई की, अब जैसे आपने दोनों दो क्वेरीज ली हैं कि एक आपने जी PMAGP का ऑप्शन लिया है, एक CLCSS का लिया है। तो राइट CLCSS में तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि इस कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी है एक्सेप्ट ठीक है CST केस, SC ST के अलावा कोई ठीक केस नहीं लगाना है। क्योंकि ठीक है और अच्छा, CLC इसमें एक बहुत अच्छी बात और है, अगर SC ST का लगा रहे हो तो आप आफ्टर द सैंक्शन के बाद भी इसमें आप उसका क्लेम करवा सकते हो। एग्जाम्पल शिप्रा, मैं जानना चाहूंगा कि आर यू फ्रॉम विच सिटी? जयपुर itself. जयपुर से ना, राइट राइट। जी तो अब जी जैसे कि आप ये CLCSS लगा रही हो ना, तो CLCSS में एक अपने जयपुर में है ना, अभी यहाँ पे BRUP का वाई करके भी स्कीम चलती है, भीमराव अम्बेडकर ठीक अगर ठीक सुना है हो तो। तो जी भीमराव अम्बेडकर में कंडीशन क्या है कि उसमें पहले सैंक्शन लेना होता है।
लोन से। लेकिन सीएलसीएसएस में अच्छी बात क्या है, भीमराव अंबेडकर योजना है, वो SC ST के लिए ही होती है। उसमें वही 25 लाख रुपीज का कैपिटल ग्रांट है, और वही आपको हम्म 9% का इंटर सब्सिडी मिलती है स्टेट स्टेट के अंदर। हम्म तो हम्म सेम जो चीज है कि अब आप सीएलसीएसएस है उसको बाद में भी लगा सकते हो। हम लोग कई बार डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस भी करते हैं पॉइंट कि यार कि चलो तुम्हारे यहाँ से नहीं हुआ ना, कोई नहीं, हम तो दूसरी हम बाद में इसको क्लेम कर लेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएमईजीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राइट नाउ पीएमईजीपी का पोर्टल नहीं चल रहा है, तो एक महिला महिला करके एक स्कीम है, जस्ट नाम, उसका नाम है राइट, इंदिरा महिला, एग्जैक्ट, इंदिरा अच्छा। महिला करके स्कीम, हाँ, उसके अंदर आप ट्राई करो। क्योंकि जैसे पीएमईजीपी वाले जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको लगता है कि नहीं यार इश्यूज आएंगे, तो आप इंदिरा महिला करके करो। एक तो पीएमईजीपी, ये मैंने क्या ऑप्शन बताया है, स्कीम नहीं चल रही है तो क्या करना है। अब आपका जो ठीक है। मेन क्वेरी है कि भाई कि मेरे को वहां पे दोनों में कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, देखो ये कोऑर्डिनेशन तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो एक बहुत बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है और टास्क है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास है ना ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए हमेशा, कि यार ये नहीं लगेगी तो ये लगा देंगे, ये नहीं लगेगी तो ये लगा देंगे। अब जैसे कई केसेस के अंदर रिप्स का एक इश्यू आता है कि भाई रिप्स की अपन को हाँ क्या करना है कि पहले वही लोन कराना है, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन लगा के अपन उसके फर्स्ट इनवॉइस के बाद अपन सब्सिडी क्लेम कर लेंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं। बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव हमेशा अपने पास रखो, ये एक सॉल्यूशन हाँ है। बाकी जैसे वही। मैंने बताया कि सीएलसीएस में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी लगाई जा सकती है, लेकिन पीएमईजीपी में इशू है, वो पहले ही होना चाहिए और पहले ही सबका आपका लेटर आ जाना चाहिए और उनके पोर्टल हम्म पे शो होना चाहिए, तभी वो आपको डिसबर्स करेंगे। एक बहुत छोटा सा मैं और लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा, वो ये है जी। कि आप कभी भी जब बैंक को फाइनेंस कराने के लिए जा रहे हो तो उसमें ध्यान रखना, क्लॉज जरूर डलवा देना सीएलसीएसएस में, कि भाई कि दिस मशीन्स कवर अंडर द गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम आल्सो। एक क्लॉज कई बैंक राइट। डालते हैं, कई नहीं डालते, नहीं डालते तो कई बार बाद में दिक्कत आती है, सब्सिडी रुक जाती है इस चीज से। ठीक है ना। अच्छा। ओके। जी। या प्लीज एक चीज नेक्स्ट। और पूछनी थी पीयूष सर, मुझे ये पूछना था कि जी जैसे अभी बताइए। हम अगर सब्सिडीज देखते हैं तो हम हाँ ये देखते हैं कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग एसएमईज या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स तो क्वालिफाई कर रहे हैं सेंट्रल कैपिटल सब्सिडीज के लिए। जी। बट सर्विस सेक्टर एसएमईज जो है उनके पास अब बहुत ही हैंडफुल ऑप्शंस हैं टू दैट एक्सटेंट। तो अभी ये कोई वो डेलिबरेट रहता है या फिर इसका मतलब ये जो गैप नहीं, है ये सर्विस में अब। भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अंकुर सर जी। से मैं ट्राई करूंगा कि अंकुर सर अगली बार का सेशन स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज पे अपन रखेंगे। जैसे सर्विस सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर है, इनको सब्सिडीज बहुत कम ऑप्शन होते हैं, राइट। रियल राइट। एस्टेट है, ज्वेलर्स हैं, इनको कोई सब्सिडीज का ऑप्शन दिखता नहीं है। तो एक करेक्ट। कोशिश ये रखेंगे कि अगला सेशन हम लोग इसी पे ऊपर फोकस करके करेंगे, इंडस्ट्री वाइज ये चीज। डन। ठीक है। डन सर। ऑल राइट। ओके। थैंक यू। ओके। या वेलकम। ओके, रोहित जी, रोहित जी, you can ask your question. Rohit Ladda ji, you can ask your question. हेलो। हेलो। जी रोजी जी बताइए प्लीज। सर कोई क्वेश्चन नहीं था सर। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ओके ओके। Okay, एनी अदर then क्वेश्चन। Suresh ji Sani, you can ask your question. मैम हमें वो करवाना है ये, इसका बेनिफिट कैसे मिले स्टैम्प ड्यूटी का, तो उसके लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं हम। आपको स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट चाहिए तो आप रिप्स के अंदर है, आप जब भी अभी रजिस्ट्री या कन्वर्जन कराएंगे तो रिप्स 2024 में एप्लीकेशंस लग रही हैं, तो आप या तो अपनी सीए को अपने बोल दीजिए, वो आपको इसके लिए गाइड कर देंगे, या फिर आप कोई भी अदर कंसल्टेंट हो उनको बोल दीजिएगा, वो गाइड कर देंगे इस चीज के लिए। ये अच्छा, मैं खुद Okay, नहीं लगा सकता क्या सर रिप्स की एप्लीकेशन। आप लगा सकते हो, बट अगर आप कहीं ना कहीं इश्यूज, आप एक बार पहले खुद ट्राई कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए, अगर लग जाता है तो दैट्स इज वेल एंड गुड फॉर यू। सर ठीक मैंने है। ट्राई किया था, मैंने उसका वो एंटरप्राइजेज रजिस्ट्रेशन तो हो गया, सेकंड में मैं वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी पूरी चीजें डाल दी मैंने। जी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, कुछ ऐसा। या तो शुरू जी इसके लिए थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसीजर है, या तो आप ऐसा कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, आप मुझे बात कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, और आपके बताइए ये कोई। नंबर पे। जी जी जी, बिल्कुल। और बताइए कोई क्वेरी नेक्स्ट। नहीं सर, इसके okay, अलावा Deepak तो। ji Sharma, you can ask your question. Deepak ji Sharma. हेलो, एम आई या ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल मी सर। यस पीयूष जी, नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। मेरा क्वेश्चन ये था कि
जैसे ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्क जो होता है वो जी जी। वैसे तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्सिडी या कोई स्कीम है भी अवेलेबल? बहुत सारी सब्सिडी स्कीम है ट्रक मैन्युफैक्चरिंग बॉडी की। भाई आप अभी क्या करते हैं कि मशीनरीज का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है क्या, पहले मुझे बताइए उसके अंदर। हाँ सर, प्लांट एंड मशीनरी भी लगी है करीब, मतलब तो 2.5-3 करोड़ की आप मशीनरीज लगती है। बहुत बढ़िया, तो आप उसके अंदर रिप्स में क्लेम कीजिए। अगर कोई भी मशीन नहीं परचेस कर रहे हैं, रिप्स 2024 है, उसके अंदर आप इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम्म। आप अगर किसी तरह का कोई भी और लाइसेंस लेते हैं, कोई गवर्नमेंट का कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लेते हैं, या मार्केटिंग के लिए कोई असिस्टेंस ले रहे हैं, जैसे कि मैंने इंडिया मार्ट या कोई बताया, आपको लगता है कि आपको कस्टमर भाई आपको और गेन करने हैं इंडस्ट्री वाइज, वो है ना। और भी कई सारी स्कीम जैसी हैं, जैसे कि पेमेंट वाइज का इश्यूज है, वो उसके लिए भी कर सकते हैं। और रही बात मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम रहेगी, क्योंकि उसके अंदर आपको इसके 6% का ब्याज का सब्सिडी है। और एक बहुत अच्छी चीज और है कि आपको 2% इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अभी मोटा मोटा अगर मशीन सेटअप करते टाइम अगर लोन लेके काम करेंगे तो 8% ब्याज की सब्सिडी आ जाएगी। ये है। ओके ओके ओके। और मतलब प्रोजेक्ट की मशीनरी के बाद में अगर हम कोई ओडीसीसी वगैरह कुछ करवाते हैं तो उस पर भी ओडी सबवेंशन होता है या उस पर कोई? ओडीसीसी पे कोई भी सब्सिडी नहीं है। कुछ ही एक्सेप्शनल स्कीम है, जैसे पीएमवीजीपी स्कीम है, जिसमें 40-60 का हम्म, एक रेशियो मैंडेटरी होता है। 40% मतलब 60% मशीनरी मैंडेटरी है। तो अगर आपको लगता है कि हम्म। छोटे लॉन में काम चल रहा है, तो आप सीसी में वहां पे भी आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। फिर मैं आपसे सेपरेटली कनेक्ट करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Piyushji, there are some questions in chat box as well, like from या Suhani. या We have प्लीज सर। clients who have negative networks in non-profitable, but with sufficient and timely funds, they can grow. Which scheme should we apply? ओके, अगर नेटवर्थ नेगेटिव है, राइट, तो उसके अंदर स्वानी जी, राइट नाउ आर यू देयर? हेलो, या स्वानी जी आर यू देयर? या ओके, राइट, उन्होंने हैंड रेस किया है, ठीक है। तो नेटवर्थ आपने बोला नेगेटिव है, और तब भी उसके अंदर फंडिंग चाहिए आपको। तो इसके अंदर दैट्स मीन कि आपकी, मैं बात करूं कि आपकी कंपनीज में लॉसेज आ रहे हैं, राइट स्वानी जी, एम राइट? Yes, correct. है ना, ओके राइट। तो Hmm. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अगर लॉसेज है, एक एक काम कीजिए आप, इसके अंदर है Hmm. ना एक डेब्ट इक्विटी रेशियोज का है ना एक कॉन्सेप्ट होता है फंडिंग Hmm. लेते टाइम, राइट। तो Hmm. आप क्या करना है, आपको अपनी बुक्स के अंदर जो अनसिक्योर्ड फंडिंग है वो Hmm. दिखाइए आप। उससे क्या Hmm. होगा कि उसको क्वाजी कैपिटल मान के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, बैंक जब Hmm. फाइनेंस करती है। तो Hmm. ऑब्वियसली जब डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा तो 1:4 तक अलाउ होता है। बशर्ते Hmm. आप बस 1:4 को आप अगर अगर क्रैक कर गई, यानी कि आपने 4 के अंडर में आपने डेप्ट इक्विटी रेशियो रखा, तो आपको Hmm. इजीली मिल जाएगी। जब नेटवर्क लॉस नेगेटिव आ रही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको क्या Hmm. करना है, अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ऑब्वियसली कंपनी का यूज किया है, इज इट प्राइवेट लिमिटेड और नॉट? Private. Private या limited. एग्जैक्टली, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड। तो आप क्या Hmm. काम कीजिए, इसके अंदर डायरेक्टर्स की जो नेगेटिव लॉस की वजह से आ रही है तो चलने दीजिए। आप उसमें अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री डाल दीजिए बुक्स के अंदर, और Hmm. वहां से आप अपने इसको आपको सॉल्व आउट कर पाओगे, क्योंकि जब मैं क्वाजी कैपिटल को नेटवर्क में ऐड करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगी वो, राइट। तो करेक्ट, बट इसमें फिर कौन सी स्कीम में मैं अप्लाई कर सकती हूँ? स्टैंड अप इंडिया में डालो आप इसको। लेडीज है क्या ओनर? नहीं नहीं, डायरेक्टर मेल्स ही हैं। डायरेक्टर मेल्स ही हैं तो ओनर, स्टैंड हाँ, अप शेयर इंडिया। होल्डर डायरेक्टर्स मेल्स ही हैं सब। ओके ओके, एक काम कीजिए, आप स्कीम का नाम लिखिए, PSV 59 मिनट्स लिखिए। सॉरी, क्या नाम बताया सर? PSV 59 मिनट्स, और पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई कीजिए इसको। अच्छा, ओके सर। हाँ, बैंक PNB चूज कीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। तो और कुछ बताइए कोई प्रॉब्लम क्वेरी आएगी तो प्लीज। हम आपको अलग से सेपरेटली कांटेक्ट कर लेंगे फॉर प्लीज प्लीज ब्रांच। प्लीज, थैंक यू। श्योर, ओके। Okay. Sir, next question is from Hemlata in the chat box. Sir, any subsidies related to export in case of service sector medical billing? ओके, सर्विस सेक्टर, राइट, एग्जैक्ट। एक है ना इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम है जो आपको बताया था 2% का, वो भी वापस से शुरू हो रहा है। और राइट नाउ एक्चुअली सर्विस सेक्टर अपने आप में अनफॉर्चुनेटली बेचारा एक ऐसा सेक्टर है जिसके पीछे गवर्नमेंट बहुत कम सपोर्ट करती है। बट फिर भी एक बार एक काम कीजिएगा हिमलता जी, मैं आपको अभी तो एक तो इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन ले सकते हैं आप। अच्छा, आप सब्सिडी पूछ रही है ना, तो मशीन का कोई रिलेशन है क्या इसके अंदर, प्लीज बताएंगे मुझे। मशीन का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, लेकिन आपको कहते हैं कि भाई कि कुछ सेटअप करने के लिए पैसा वगैरह चाहिए हो उसके अंदर। हेमलता जी, मैं इंडस्ट्री जान सकता हूँ, इंडस्ट्री कौन सी है ये, मतलब सर्विस सेक्टर में किस तरह की इंडस्ट्री है?
हिमलता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो हिमलता जी, ये Hemlata ji, माइक, can you hear the C. Piyush Mittal ji? आर यू देयर? हेलो। There is sir audio issue अच्छा, is ऑडियो there इशू। from आप Hemlata. मुझे प्लीज इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए, क्या है, एक बार मैसेज मैं भी दे देता हूँ। इंडस्ट्री का मतलब किस सर्विस इंडस्ट्री की Medical बताइए। billing, some medical मेडिकल billing. बिलिंग। मैं आपको एक सब्सिडी बताता हूँ, ये बहुत ही छुपा हुआ क्लॉज है। एक क्लॉज डला हुआ है कि 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर का अगर आप एक सिंगल ऑफिस लेते हैं, 2000 स्क्वायर फीट का, एक बार मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज को, उसकी स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तक आपने स्टैम्प ड्यूटी बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सुना होगा, सर्विस सेक्टर में भी मिलती है चीजें। इसकी स्पेसिफिकेशंस मैं बार बार आपसे तभी पूछ रहा हूँ कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री क्या है। इसमें टोटल 7 to 8 इंडस्ट्रीज मेंशन है। इन केसेस के अंदर अगर आप कोई फ्लोर परचेज कर रहे हो किसी मॉल में या किसी जगह पे जहां का इसका इसका साइज 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर है, एट द टाइम ऑफ परचेज यू डोंट रिक्वायर टू पे स्टैम्प ड्यूटी, सेम लाइक एज 2014 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके। एक ये है, 2% इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट के अंदर। ऐसी SEIS क्लोज हो चुकी है, जो सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम है। एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम और आपको ये वाली 2% वाली, बाकी और अभी कोई नहीं है। अगर होगी तो हिमलता जी एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू कि मैं आपको उस पर कुछ डिटेल दे पाऊँ, राइट प्लीज, है ना। ये है। और बताइए कोई नेक्स्ट क्वेरी। Okay, Kanishk ji Parikh. जी प्लीज। अबे यार हमने पता ही नहीं चला, ऐसा साइन इन नहीं किया था। हेलो एन एन इधर, हेलो, या गोपिका जी और Kamal कोई क्वेरी Tambi है? ji. Kamal Tambi ji. Yes, one query in the chat box from Kanishk ji Parikh. या प्लीज टेल मी। Kanishk ji, you can ask. Next from Suresh Sahani ji. You can ask your query. सर मुझे एग्रीकल्चर का जो गोडाउन बनाना था उसके एप्लीकेशन कहाँ लगाऊं? उसका एप्लीकेशन कहाँ लगाऊं? आपको बनाना है क्या, गोडाउन, है ना? ओके। और उसमें कुछ मशीनरीज भी यूज होंगी क्या सुरेश जी? नहीं सर, वो तो जो टेंट शेड वगैरह बनेगा, लैंड मेरी खुद की टेंट शेड वगैरह कंस्ट्रक्शन करवा के वो देना है मुझे। लैंड आपकी टाइटल क्या है उसका? ये जो स्टोरेज का अभी आपने बताया ना कि एग्रीकल्चर का एमपी और बिल, ये यूपी में बिल्कुल। सबसे ज्यादा चल रहा है, राजस्थान में बहुत भी जो बहुत अच्छा, नाबार्ड बहुत होती है। अच्छा। एक 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 तो आप AIF ले लीजिए इसके ऊपर। हाँ आप सर। जो AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF है ना, AIF। हाँ हाँ, हाँ। AIF लिख लीजिए आप। उसमें 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। जो आप शेयर, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर लोन लेंगे तो 3% का आपको उसमें ब्याज की सब्सिडी मिल जाएगी AIF की। ठीक है। बशर्ते उसको प्रॉपरली बिजनेस लोन की तरह लीजिएगा, पर्सनल लोन मत ले लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन या पर्सनल लोन गलती से मत ले लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगी डिटेल्स। और एक वो बताइए। नाबार्ड के थ्रू भी मिलती है ना सर, इसमें कुछ सब्सिडी? नाबार्ड वाली स्कीम के लिए एक बार नाबार्ड की साइट पे विजिट कर लीजिए और उस पे जाके देख लीजिए अगर कोई ऐसी, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये रेगुलरली है ना, सब्सिडीज होती हैं ये वाली, मैंने आपको उस दिन स्लाइड में भी बताया था कि वक्त के साथ आती हैं। इनको EOI बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये आती हैं लिमिटेड पीरियड्स के लिए और बंद हो जाते हैं, तो आपको हाँ, रेगुलरली। उसमें वो टाइमिंग का कुछ आ रहा है इश्यू की, एग्जैक्ट, एक्सटेंशन किया उन्होंने 15 के बाद और ऐसा कुछ आ रहा था। बस बस आप वो चेक कर लीजिए, नहीं हो तो फिर भी आप एक क्वेरी छोड़ दीजिएगा, तो मैं एक बार चेक करके और बता दूंगा उस चीज के लिए, ठीक है ना। ओके। ये। ओके सर, और थैंक बताइए। यू, ओके, यही था। वेलकम। ओके। Okay, sir. We have one more query from Kanishk sir. That is, hello sir, we have plant in Jamnagar, Gujarat related to cardboard manufacturing and looking for some consultation regarding subsidies. Do you consult people from state other than Rajasthan? या ऑब्वियसली, या वी आर वर्किंग फॉर द ऑल ओवर इंडिया राइट नाउ। तो आप वो कंसल्टेशन के लिए बता दीजिएगा, बाद में बात कर लेंगे इस चीज के लिए। ये है। हेलो, आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी जी, गोपिका मैम बोल रही है, हेलो। जी बिल्कुल। जी जी हाँ, तो जामनगर गुजरात में बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट गुजरात और राजस्थान की सब्सिडी मोस्टली सेम है। कहीं ना कहीं गुजरात को या तो बोले राजस्थान है, राजस्थान को गुजरात ने कॉपी किया हुआ है बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट हम लोग उस पर वर्किंग कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बता दीजिएगा इसके लिए। तो अभी राइट नाउ आई थिंक ही इज नॉट ए गुड प्लेस
सही सगे नहीं है बाकी तो। जी मैम, और कोई क्वेरी बताइए प्लीज। So I think we have done with most of the questions. I cannot see many more questions, so we can wind up the session with the permission of CA या Gupta. या श्योर मैम, श्योर। थैंक यू गाइस। Okay, thank you so much, sir. CA Piyush Ji Mittal, for such a enlightening session, and we are looking forward to many more valuable sessions from you. And I think you have made this topic less critical and much more exciting for us. So thank you so much, and thank you, audience, for being such curious and patient audience. थैंक यू Do we मैम, have any? थैंक यू पीयूष जी। थैंक यू सर, सब थैंक यू। क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके सर, ओके। थैंक यू।